एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक विद आस्था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जो बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट है, ये एक तरीके की रेमेडी है। रेमेडी कैसे है? ये रेमेडी देता है कि हम मैरिजेस को प्रोटेक्ट कर सकें, मैरिजेस को प्रिजर्व किया जा सके और छोटी मोटी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो डिवोर्स तक ना पहुंचे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए जहाँ पे इस रेमेडी को कॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर किया गया और इस रेमेडी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर किया गया। पर कोर्ट ने इस रेमेडी को कैसे इंटरप्रिटेट किया, आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आप सेक्शन 9 पढ़ते तो वो क्या कहते हैं, व्हेन आइदर ऑफ द स्पाउस विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, व्हेन आइदर द हस्बैंड और द वाइफ हैज विदाउट रीजनेबल कॉज हैज विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी। मतलब जब कोई भी हस्बैंड या वाइफ बिना किसी रीजनेबल कॉज के सोसाइटी से विड्रॉ कर जाता है। मतलब अब हस्बैंड एंड वाइफ हैं, दोनों साथ में रहते हैं, बट हस्बैंड ने बिना किसी रीजनेबल कॉज के वाइफ को छोड़ दिया। अब वाइफ उससे रीज़न पूछे, आप मुझे क्यों छोड़ के चले गए, क्या रीज़न है, आप वापस आ जाइए, घर भी है, बच्चे भी हैं, सबको देखना है, कैसे होगा सब कुछ, आप आ जाओ। जब हस्बैंड कहते हैं कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं अलग ही रहना चाहता हूँ, तब वाइफ क्या करेगी? क्योंकि वाइफ तो अफेक्टेड इसके डिसीजन से अफेक्ट हो गई है बहुत ज़्यादा। अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। ऐसे केस के अंदर वो एक एप्लीकेशन फाइल करती है सेक्शन 9 ऑफ RCR और कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मेरे हस्बैंड को बोला जाए कि वो हमारे साथ आकर रहने लगे। तो अब कोर्ट किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं बोल सकती है किसी के साथ रहने के लिए। अब होता क्या है, देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मैरिजेस को बहुत सेक्रामेंटल माना गया। तो ये माना गया कि आपकी ड्यूटी है मैरिटल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने की, आपकी ड्यूटी है आपके बीच में आपकी ड्यूटी है कंपेनियनशिप को बनाए रखने की, आपकी ड्यूटी है म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे की। और अगर आप एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ नहीं रहेंगे तो जो आपका बॉन्ड है वो तो टूट ही जाएगा। और म्यूचुअल रिस्पेक्ट क्या है कि आप अपनी वाइफ को एटलीस्ट बताए तो सही आप सोसाइटी से क्यों विड्रॉ कर रहे हैं, आप अपनी वाइफ को बताए तो सही कि आप उसको क्यों छोड़कर जाना चाहते हैं। वहीं पर अगर वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ के चली जाए तो हस्बैंड के पास भी वही राइट है कि वो कोर्ट में जाएगा, एक एप्लीकेशन फाइल करेगा कि प्लीज़ मेरी वाइफ को बोला जाए कि हम लोग साथ में रहें। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अब ये रेमेडी है कि हम किसी को फोर्स कर सकते हैं कि नहीं आप साथ में आके रहो? द आंसर इज़ नो। हम कभी भी किसी को फोर्स नहीं कर सकते किसी के साथ रहने के लिए। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, देखो, जब भी आप हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ोगे तो आपको सिर्फ दिमाग में एक चीज़ रखनी है, इस एक्ट का मतलब ही है रिकन्सिलिएशन, कि किसी भी शादी को डिवोर्स तक ना लेकर जाया जाए। इसलिए कोर्ट ये कहती है कि जब भी कोई हस्बैंड या वाइफ बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज़ के सोसाइटी से विड्रॉ कर जाएगा तो स्पाउस आएगा कोर्ट के अंदर, एक एप्लीकेशन फाइल करेगा और हमसे रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरा जो स्पाउस है वो बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज़ के, ना तो वो कोई एक्सक्यूज़ दे रहा है और ना ही वो बता रहा है कि वो क्यों गया है, ना ही तो एडल्ट्री हुई है, ना क्रुएलिटी का कोई रीज़न है, कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है कि वो मुझे छोड़ के चला गया, बच्चों को छोड़ के चला गया। वो कोर्ट में आके बताएगा कि वो मैरिटल ऑब्लिगेशंस भी फुलफिल नहीं करना चाहते, क्या रीज़न है। वो कोर्ट में आएगा तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो उस हस्बैंड के ऊपर होगा। वो कोर्ट में बताएगा कि क्यों वो अपनी वाइफ के साथ नहीं रहना चाहता है। फिर उसके बाद कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि उससे RCR ग्रांट करनी है या नहीं करनी है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे कोर्ट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से RCR ग्रांट करती है या RCR मना कर देती है। अब सपोज करो दो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, वो दोनों साथ में रह रहे हैं, लेकिन वाइफ की गवर्नमेंट जॉब है और गवर्नमेंट जॉब की वजह से उसका ट्रांसफ़र हो गया दिल्ली से बाहर कहीं जयपुर में। अब वो जयपुर जाती है, वहीं पे सेटल हो जाती है, वहीं पे वो अपना काम कर रही है। अब जो हस्बैंड है वो उसको बोलता है कि चलो चलो घर वापस चलो, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो। वो मना कर देती कि नहीं, मेरा यहाँ पे जॉब है, मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, मैंने बहुत मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो हस्बैंड जाता है कोर्ट में और एक RCR फाइल कर देता है। जब वो RCR की डिग्री फाइल करता है तो कोर्ट चेक करती है कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस क्या हैं। कोर्ट ये देखेगी कि वाइफ ने बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज़ के हस्बैंड को छोड़ा है, क्या उसके पास रीज़न था अपने हस्बैंड को छोड़ के जाने का, या वो उसका जो रीज़न है वो जेन्युइन रीज़न है। अगर कोर्ट को लगेगा कि उसका रीज़न जेन्युइन रीज़न है तो कोर्ट बोलेगा कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको तो हम RCR की डिग्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि वो सोसाइटी से विड्रॉ नहीं कर रही है। वो सिर्फ वो सोसाइटी का कोर्ट 3 चीज़ें देखेगा। क्या वाइफ ने बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज़ के घर छोड़ा है, उसने विड्रॉल क्यों किया सोसाइटी से, क्या वो ऐसा जानकर कर रही है, वो उनको क्रुएलिटी पहुंचाने की कोशिश कर रही है, उनको मेंटल टॉर्चर करने की कोशिश कर रही है। कोर्ट ये सारे रीजंस देखता है, उसके बाद कोर्ट RCR ग्रांट करता है।
तो ये हर एक फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करते हैं। इस केस के अंदर कोर्ट आरसीआर डिक्री जो होता है पास नहीं करता है। कोर्ट कहता है कि उनका जो रीज़न है वो जेन्युइन रीज़न है। वो उन्होंने यहाँ से गई, वो बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज़ के नहीं गई हैं, वो गई हैं अपने किसी काम से। उन्होंने बिना किसी एक्सक्यूज़ के विड्रॉ नहीं किया है सोसाइटी से। तो यहाँ पे इस वाले केस के अंदर कोर्ट आरसीआर ग्रांट नहीं करेगी। सरोज रानी केस में कोर्ट आरसीआर की रेमेडी को सपोर्ट करती है और ये बोलती है कि हमारा जो पॉइंट है वो रिकंसिलिएशन है, ना कि कोहैबिटेशन। हम पार्टीज को फोर्स नहीं कर रहे हैं कोहैबिटेशन के लिए, हम पार्टीज को बोल रहे हैं कि आप रिकंसिलिएशन कर लीजिए, आपके बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर लीजिए अगर पॉसिबल है तो। हम कोर्ट कभी भी किसी पार्टी को फोर्स नहीं कर सकती है कि आप किसी दूसरे पार्टी के साथ जाके ज़बरदस्ती रहें। बट हमारा, क्योंकि हम हिंदू लॉ की बात करते हैं, हम हिंदू मैरिजेस एक्ट की बात करते हैं जहाँ मैरिजेस को बहुत सेक्रामेंटल माना गया है, तो हमारा पॉइंट सिर्फ इतना ही है कि जो पार्टीज़ हैं वो साथ में रहें, उनके जो बीच का बॉन्ड है, जो कंपेनियनशिप है वो बनी रहे, वो मैरिटल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करे और बिना किसी रीज़न के मैरिटल ऑब्लिगेशंस से दूर ना भागे। अब सपोज करो अगर हस्बैंड, अब क्वेश्चन क्या आता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टी के ऊपर होगा जिसने सोसाइटी से विड्रॉल किया है बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज़ के। अगर एच एंड डब्ल्यू दोनों साथ में रहते हैं और एच जो है बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज़ के चला गया है, डब्ल्यू एप्लीकेशन जाके कोर्ट में फाइल कर देगी, कोर्ट एच को बुलाएगी और कोर्ट एच से पूछेगी कि आपने क्यों विड्रॉ किया सोसाइटी से। तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो एच के ऊपर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आरसीआर किसके बारे में बात करते हैं। आरसीआर एक रेमेडी है शादी को बचाने की, एक रेमेडी है कि पार्टीज के बीच में दोबारा से रिकंसिलिएशन हो सके, उनके बीच में जो भी मनमुटाव है उनको दूर करके वो दोनों साथ में रहें और चीज़ें डिवोर्स तक ना पहुँचे। अगर कोर्ट आरसीआर की डिग्री पास कर देते हैं, उसके 1 साल तक भी दोनों पार्टी साथ में नहीं आती है, तो जो सामने वाली पार्टी है, जो स्पाउस है जिसने एप्लीकेशन फाइल की थी, वो कोर्ट में जाके बोल सकता है कि हम लोग साथ में नहीं रह रहे, आप प्लीज़ डिवोर्स दे दीजिए। और ऐसे केसेस के अंदर कोर्ट डिवोर्स ग्रांट कर देती है। साइड होती है उसके एक्सक्यूजेस से, उसकी रीजनिंग से, तो कोर्ट अलाउ कर देती है आरसीआर, नहीं तो कोर्ट रिजेक्ट कर देती है आरसीआर को। आई होप आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। सिर्फ इतना याद है कि आरसीआर एक तरीके की रेमेडी है मैरिजेस को प्रिजर्व करने की, पार्टीज़ के बीच में जो छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो डिवोर्स तक ना पहुँचे। और दूसरी चीज़, जो आरसीआर में अगर आपको डिवोर्स फाइल करना है तो आरसीआर, जब कोर्ट ने आरसीआर फाइल की, सपोज करो आज कोर्ट ने डिग्री पास की आरसीआर की, आज है 1 दिसंबर 2025, आप ये मान लीजिए, तो 1 दिसंबर 2026 में जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो कोर्ट में जाके डिवोर्स एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि 1 साल से कोर्ट ने ये आरसीआर की डिग्री फाइल की हुई थी, हमें आज 1 साल हो गया, हम लोग दोनों साथ में नहीं रह रहे, तो प्लीज़ आप डिग्री जो है, हमारा जो डिवोर्स है वो ग्रांट करवा दीजिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आरसीआर जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है एक तरीके से, क्योंकि कोर्ट यहाँ पे आपको फोर्स नहीं कर रहा है कोहैबिटेशन के लिए, यहाँ पे फोर्स किया जा रहा है तो रिकंसिलिएशन के लिए, कि उस शादी को ब्रेक डाउन होने से बचाया जा सके। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा, आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।